दोस्तों 12 अक्टूबर सन 1972 के दिन साउथ अमेरिका से एक दोस्तों एरोप्लेन उरुग्वे एयरफोर्स का फ्लाइट 571 दोस्तों चिली के सेंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट में दोस्तों बता दें 45 लोग सवार होते हैं दोस्तों, 9 क्रू मेंबर और सभी लोग बता दें रग्बी टीम के टीम मेंबर होते हैं और उनके फैमिली मेंबर होते हैं। लेकिन दोस्तों बीच में इनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके वजह से इन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और कुछ लोग जिंदा बचते हैं तो उन्हें इंसान का मांस खाना पड़ता है दोस्तों, तब जाकर वो बचते हैं। बहुत सर्वाइव करना पड़ता है उन्हें। इस सर्वाइव को दोस्तों पूरे डिटेल में आज हम समझने वाले हैं और यह इतिहास का घटना सबसे रूह को कपा देने वाली घटना क्यों मानी जाती है दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. दोस्तों बता दें, पहले ही हमने शुरुआत में आपको बताया 12 अक्टूबर 1972 के दिन एक उरुग्वे एयरफोर्स का एरोप्लेन फ्लाइट 571 उड़ान भरता है दोस्तों साउथ अमेरिका से, और ये चिली के सेंटियागो एयरपोर्ट पे उतरने वाला था। और ये दोस्तों था यात्रा लगभग 3 घंटे का होने वाला था। लेकिन बीच में मौसम की खराबी आ जाने के कारण दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें अर्जेंटीना के मेंडोजा एयरपोर्ट पे ही इसे उतरना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी साफ नहीं थी कि एरोप्लेन को पायलट चला पाए। लेकिन दोस्तों ये तो अभी शुरुआत की चीज़ें थी, लेकिन बाद में जो इनके साथ होता है दोस्तों वो दिल दहला देने वाली घटना होती है इनके साथ। बता दें जब भी अर्जेंटीना के मेंडोजा एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं सुबह, रात तो वहीं पे वो बिताते हैं 12 अक्टूबर के दिन दोस्तों। लेकिन जब सुबह होता है 13 अक्टूबर 1972 का दिन दोस्तों, तो प्लेन उड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों बता दें मौसम वैसा ही रहता है, मौसम साफ नहीं होता है। और इस चीज़ को देखकर पायलट भी थोड़ा बहुत घबरा रहे थे, लेकिन पायलट को उसका अनुभव था। इस रूट पर बता दें पायलट ने लगभग 29 बार उड़ान भर रखा था, इसलिए अनुभव को देखते हुए उसने सोचा कि हम प्लेन को अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचा देंगे, लैंड करा देंगे। लेकिन दोस्तों उस दिन उनके साथ बहुत ही भयानक घटना होती है। जैसे ही ये प्लेन उड़ान भरता है दोस्तों, और बता दें मेंडोजा एयरपोर्ट से चिली की राजधानी सेंटियागो एयरपोर्ट की जो दूरी थी लगभग 1 घंटे की थी दोस्तों, मतलब 1 घंटे में ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते। लेकिन बीच में दोस्तों जो इनके बीच में पड़ता है ना, आपको बता दें दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला माला, अगर लंबाई के हिसाब से देखें कोई भी पर्वत लंबाई के हिसाब से विश्व में बड़ा है दोस्तों, तो एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला दोस्तों ये चिली के बीच में पड़ता है और अर्जेंटीना के दोस्तों। और इसी को पार कर इस प्लेन को चिली की राजधानी दोस्तों सेंटियागो एयरपोर्ट पे इसे उतरना था। लेकिन अब जैसा कि दोस्तों शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि मौसम की खराबी होने के चलते जो पायलट होते हैं उन्हें सही से विजिबिलिटी नहीं मिल रही थी। हालांकि जो प्लेन था दोस्तों 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है दोस्तों, और शुरुआत में 2:18 पर यह प्लेन उड़ान भरा था और 1 घंटे बाद इसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही 1 घंटे बीतते हैं तो मौसम ख़राब ही होता है और जो पायलट होता है उसे सही से विजिबिलिटी नहीं दिख पाती है, और वो अंदाज़ा लगा लेता है कि हम लोग लगभग सेंटियागो एयरपोर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं। इसलिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं, और वहाँ पे जब बात करते हैं एटीसी से दोस्तों, तो उनसे लैंडिंग की अनुमति मांगते हैं। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनसे पूछता है क्या आपने एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया है। हालांकि पायलट को कंफर्म दोस्तों पता नहीं होता है कि वो पर्वत को पार कर चुके हैं कि नहीं, लेकिन वो बोल देते हैं हाँ। लेकिन दोस्तों बता दें आपको, अगर 2 से 4 मिनट और रुकता प्लेन 18,000 की ऊंचाई पर ही फीट पर ऊंचाई पर ही क्या करता, यात्रा करता, उड़ता दोस्तों, तो 1 से 4 मिनट के बीच में वो पार कर जाता है एंडीज पर्वतमाला।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जैसे ही ATC लैंडिंग के लिए उन्हें ऊंचाई कहता है 11,500 फीट की करो, तो प्लेन धीरे धीरे नीचे पायलट करने लगते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी मौसम उतना खास नहीं था, विजिबिलिटी सही से पायलट को दिख ही नहीं पा रहा था कि अभी लैंड कर पाया है कि नहीं, सॉरी प्लेन्स अभी एडिज पर्वतमाला को पार कर चुका है कि नहीं दोस्तों। सोच लीजिए अभी पूरा पार नहीं कर सका था अभी एरोप्लेन दोस्तों। तो इससे पता लग रहा था कि अभी 1 से 4 मिनट और अगर प्लेन उड़ता तो प्लेन क्या करता दोस्तों, एडिज पर्वतमाला को पार कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लैंडिंग के लिए जैसे ही पायलट ने विमान की ऊंचाई कम की दोस्तों, सामने जैसे ही उन्हें दिखा बड़ी बड़ी चट्टानें दोस्तों, एडिज पर्वतमालाएं दिखी, क्योंकि ऊंचाई पे कुछ भी पायलट को दिख नहीं रहा था। वो भी दिशा से भटक चुके थे, इसलिए 1 घंटा होने के कारण वो सोचते हैं कि अब हम सेंटियागो एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और वो धीरे धीरे दोस्तों वो नीचे की तरफ आते हैं, और जैसे ही वो पास आते हैं चट्टान के, तो उन्हें दिखाई देता है एक भारी विशाल चट्टान बहुत सारा सामने है प्लेन के। और कुछ ही सेकंड बाकी थे दोस्तों। अगर वो प्लेन को ऊपर की तरफ नहीं ले जाते तो प्लेन क्रैश कर जाता। उनके पास कुछ ही सेकंड होते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं, पायलट पूरी कोशिश करता है कि हम विमान को ऊपर की तरफ वापस टेक ऑफ करें। लेकिन इतना समय नहीं होता है दोस्तों। हालांकि पहले वाला भाग विमान का आगे का हिस्सा वो ऊपर की तरफ तो चला जाता है, लेकिन पिछला विंग जो होता है ना दोस्तों प्लेन का, वो जाकर लड़ जाता है उससे, चट्टान से दोस्तों। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, और जैसे ही यह हादसा होता है दोस्तों, जो प्लेन का विंग होता है दोनों तरफ, वो दोनों टूट जाता है कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों। और 350 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फ़ की चट्टान पर यह प्लेन घिसटते हुए कुछ दूरी तक जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा भीषण हादसा था। अभी तो दोस्तों ये ट्रेलर सिर्फ था, क्योंकि इसमें 45 लोग सवार होते हैं। और एग्जैक्ट दोस्तों तुरंत हादसे के बाद 12 लोगों की मौत हो जाती है, और बचते हैं दोस्तों उसमें बता दें 33 लोग। प्लेन में 33 लोग, लेकिन इसमें भी कई लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है प्लेन क्रैश कर जाता है, लेकिन यहाँ तक तो एक नॉर्मल सी बात थी कि बहुत सारे लोग बच चुके थे। लेकिन जहाँ पे ये पॉइंट क्रैश किया था ना दोस्तों, वहाँ का टेम्परेचर आपको बता दें तो -30 डिग्री सेल्सियस था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भीषण वहाँ पे नुकसान हो सकता है अगर रेस्क्यू टीम अगर नहीं आती है कुछ समय बाद तो दोस्तों वहाँ पे। लेकिन दोस्तों 13 अक्टूबर 1972 के दिन आपको बता दें ये हादसा होता है, और इस दिन जैसे कुछ समय ख़त्म होते हैं, मतलब 1-2 घंटे बीतते हैं, तो चिली को पता चलता है कि ये प्लेन इतना देर से अभी उड़ान भरा है, अभी तक हमारे एयरपोर्ट पे आया क्यों नहीं। तो उन्हें लगा कि ऐसी कुछ बातें हुई होंगी। तो उन्होंने दोस्तों उरुग्वे की सरकार और चिली की सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, और लगभग 4 विमान जहाज़ रेस्क्यू के लिए भेजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला दोस्तों। 13 अक्टूबर के दिन क्योंकि रात होने वाला था तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और जो सर्वाइवर थे दोस्तों, जो यात्राएं कर रहे थे, यात्री थे, वो बुरी तरीके से इंजर्ड थे। और अगर उन्हें तुरंत रेस्क्यू नहीं किया जाता तो सोचिए -30 डिग्री सेल्सियस में जहाँ का तापमान -30 चला जाता हो दोस्तों, वहाँ पे जीवन को गुजारना नामुमकिन था। और उन्हें तुरंत रेस्क्यू करना दोस्तों बहुत ज़रूरी था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों वो गुहार लगाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजर जा रहे थे, लेकिन उनकी बात को लोग नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जो प्लेन का रंग था वाइट था, और वो इतने छोटे छोटे थे कि ऊपर से दिख नहीं पा रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश किया। 14 अक्टूबर के दिन इन्होंने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, लगभग 10 जहाज़ इन्होंने भेजा रेस्क्यू के लिए, लेकिन फिर वही चीज़ हो रहा था दोस्तों, ऊपर से विमान चले जा रहे थे। इन्होंने कोशिश किया दोस्तों कुछ लिख कर हम इशारा करें। जो यात्री थे उन्होंने लिपस्टिक से लिखना चाहा, लेकिन लिपस्टिक उनके पास उतना था नहीं, तो उन्होंने बैग से क्रॉस बनाया, बैग से शायद क्रॉस बनाए, तो ऊपर से जब जहाज आए तो इन्हें देखकर हमें रेस्क्यू कर ले। लेकिन ये भी नहीं होता है दोस्तों।
समय आता है दोस्तों 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के दिन भी बता दें दोस्तों यही चीज़ होता है, और हर दिन ऐसे ही टीम आती है, रेस्क्यू करती है, धीरे धीरे करती जाती है, और ऐसे ऐसे दोस्तों 8 दिन हो जाते हैं और इनका कुछ था पता नहीं चलता है, रेस्क्यू टीम को इनका कुछ पता नहीं चलता है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अब ख़त्म कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें पहले ही रात मतलब 13 अक्टूबर को ये हादसा हुआ था और 14 अक्टूबर को ही 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब दोस्तों सिर्फ 28 लोग बचे हुए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन आ रहे थे लेकिन वो चले जा रहे थे। और इसे पता चलता है कि दोस्तों आपको पहले ही मैंने बता दिया कि 8 दिन बाद इसे बंद कर दिया जाता है। और इस बात की खबर दोस्तों इन यात्रियों को एरोप्लेन में पड़े एक रेडियो से पता चलता है। जब उस रेडियो को वो लोग बड़े से एंटीना से चालू करते हैं दोस्तों, तब उन्हें पता चलता है कि रेडियो में समाचार सुनाई देता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इनके लिए चलाए जा रहे थे दोस्तों वो बंद कर दिए गए। अब दोस्तों इनके लिए सबसे बड़ी दिल को टूटने वाली खबर आती है कि अब ये तो हिम्मत कर रहे थे कि हम बचेंगे, एक दिन हमें बचाने लोग आएंगे, लेकिन अंदर से तो दिल दोस्तों टूट जाएगा ना कि जब खबर मिले कि हम लोगों को अब बचाने कोई नहीं आ रहा है और जहाँ कोसों दूर दोस्तों कोई ना हो, सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। Feeling that the world is alive and they consider you. और दोस्तों बता दें धीरे धीरे समय बीतता है और 16वें दिन दोस्तों 29 अक्टूबर 16वें दिन को बता दें एक ऐसा उनके साथ और बड़ी घटना घटती है। 16 दिन वो सर्वाइव करते हैं जितने लोग बचे होते हैं दोस्तों 28 लोग। तो 16वें दिन क्या होता है दोस्तों 29 अक्टूबर 16वें दिन 1972 को एक घटना घटती है दोस्तों इनके साथ कि जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ का जो तूफ़ान होता है वो अचानक आता है और ये लोग जो प्लेन के अंदर रह रहे थे टूटे फूटे उसे वो दोस्तों हवा में बहा कर लेके चला जाता है कुछ दूरी तक। आप सोच सकते हैं जो बना कर रह रहे थे उसमें इतनी ठंड में, क्योंकि जो सीट होते हैं दोस्तों उस रुई को वो लोग एक चद्दर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे ठंडी से बचने के लिए दोस्तों। और बैग को दोस्तों दीवार के तौर पे बैग से उन्होंने प्लेन को चारों तरफ से घेरा हुआ था जो लगेज होते थे दोस्तों। तो उसमें से दोस्तों उस दिन जो ये तूफ़ान आता है बर्फ़ का, इसमें भी कई लोग मारे जाते हैं। 28 लोग बचे होते हैं दोस्तों और 8 लोग मारे जाते हैं। अब लोग दोस्तों बता दें बचते हैं 20 लोग और इसमें से दोस्तों 3 लोग इसमें से बता दें 20 लोगों में से स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं, पराडो, कनेसा और दोस्तों विजिटेन। ये 3 लोग सबसे फुर्तीले व्यक्ति होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और इसी में से एक की बहन होती है दोस्तों, पराडो की एक बहन होती है जो बुरी तरीके से घायल रहती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है एग्जैक्ट दोस्तों बता दें। और अब जनसंख्या बचती है दोस्तों उनकी 19 दोस्तों। अब वो निर्णय लेते हैं कि अगर हम ऐसे ही रहें यहाँ पे, अगर ऐसे ही रहें तो हम एक भी नहीं बचेंगे, एक के बाद एक ऐसे ही मारे जाएंगे। तो उन्होंने दोस्तों निर्णय लिया, जो 3 लोगों का मैंने नाम लिया दोस्तों, पराडो और कनेसा और दोस्तों विजेंट, ये तीनों लोग निर्णय लेते हैं क्योंकि स्ट्रांग ये सबसे होते हैं दोस्तों। तो ये निर्णय लेते हैं कि हम अब यात्रा करेंगे, हम तीनों लोग जाएंगे, ढूंढेंगे, अगर कहीं पे हमें गांव टापू एरिया दिखता है तो हम आपसे संपर्क करेंगे। यात्रियों से ये बात बोलते हैं तीनों लोग और यही तीनों लोग स्ट्रांग होते हैं। और हालांकि दोस्तों पहले ही बता दें जब घटना होता है तो पराडो कोमा में चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कोमा में से बाहर आ जाते हैं और ये सबसे स्ट्रांग होते हैं। तो जो पराडो होते हैं और केनस होते हैं और विजेंट होते हैं, तो ये तीनों लोग दोस्तों निर्णय लेते हैं कि हम अब एक बड़ी लंबी दूरी यात्रा करेंगे और मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी से हमारा संपर्क हो जाए और हम बच जाए दोस्तों। और जब दोस्तों यह घटना होता है उसके 33 दिन बाद 15 नवंबर के दिन ये चलना स्टार्ट करते हैं पश्चिम की ओर, क्योंकि पायलट को बात करते हुए इन्होंने सुना था दोस्तों पश्चिम की दिशा, तो पश्चिम की ओर ये बढ़ते हैं। लेकिन ये सबसे गलत डिसीजन था दोस्तों, क्योंकि पायलट को भी नहीं पता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वह उसी दिशा में पराडो और केनस और विजेंट तीनों लोग जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक वो भी ऐसे ही यात्राएं करते हैं और लगभग तीसरे दिन बता दें दोस्तों वो पहुंचते हैं, जो विंग का पिछला हिस्सा टूटा था दोस्तों वहाँ पहुंचते हैं। तो उन्हें खाने के लिए बहुत वस्तुएं मिलती हैं, बता दें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, चॉकलेट से लेकर खाने की चीज़ें। लेकिन इनका दोस्तों खाना जो है ना अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था,
क्योंकि वहाँ पे भी जो 16 लोग थे उनका भी खाना एकदम ख़त्म हो चुका था। यहाँ तक कि दोस्तों बता दें वो अपने ही फैमिली मेम्बर का मांस खाने पे मजबूर हो गए। और जो साथ में 3 लोग दोस्तों यात्रा करते हैं ना, वो लोग भी अपने लोगों का मांस लेकर साथ में आ रहे थे, यात्रा कर रहे थे, लोगों को ढूंढ रहे थे कि किसी से हमें मदद मिल जाए। सोच सकते हैं आप दोस्तों, कल्पना कर सकते हैं कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि लोगों का मांस भी हमें इंसान का खाना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों कोई अब उनके पास चारा ही नहीं था कि किस तरीके से वो बचे, इसलिए वो इंसान का मांस खाने पे मजबूर हो गए। अब दोस्तों वो धीरे धीरे तो यात्राएं करते हैं और जब विंग के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन 3 लोग होते हैं जो यात्रा करते हैं। विजेंट जो होते हैं ना दोस्तों, जैसे वो आगे की तरफ यात्रा करते हैं, कुछ दिन और बीतते हैं तो उनका हिम्मत टूट जाता है। वो कहते हैं आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमें पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहा है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वापस जाने का निर्णय कर लेते हैं विजेंट जो होते हैं। और जो पोराडो होते हैं और केनस होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम ऐसे ही यात्रा करेंगे, जब मरना ही है हमें तो हम ऐसे ही मरेंगे, लेकिन कोशिश न करें, ये तो सबसे बुरी बात है। तो विजेंट वापस चले जाते हैं और ये लोग जिस दिशा में जा रहे थे ना दोस्तों, इन्हें पहाड़ी पहाड़ चट्टानी बर्फीली मिल रही थी। और विजेंट को वापस जाने में दोस्तों क्रेस पॉइंट पे 1 घंटे सिर्फ लगते हैं, लेकिन इन्हें चढ़ने में वहाँ तक 3 दिन लगे थे। आप सोच सकते हैं कितनी ऊंचाई पर वो लोग चढ़े होंगे। लेकिन ये कोशिश करते हैं दोस्तों, और धीरे धीरे कोशिश करते करते लगभग 61 किलोमीटर तक ये यात्रा करते हैं दोस्तों। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे जीना ही नामुमकिन है एक दिन भी। -30 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों ये लोग गद्दी के फटे हुए रुई से दोस्तों सूज बनाकर उससे यात्रा कर रहे थे। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि दोस्तों कितनी बड़ी चुनौतियों से लड़ रहे थे। और समय आता है दोस्तों, आपको बता दें 20 दिसंबर 1972 का दिन। दोस्तों इस दिन ये एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और उन्हें कुछ संभावनाएं नज़र आती हैं कि अब यहाँ से हमें मदद मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे अब बिना बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही थी और कुछ गायें दिख रही थी। तो उस नदी के सहारे दोस्तों कुछ दूरी तक वो जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक व्यक्ति घुड़सवार मिलता है जो गांव के व्यक्ति रहने वाले थे दोस्तों। और उनसे वो संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो वापस चले जाते हैं। मतलब नदी के पानी का इतना आवाज़ था दोस्तों ना, नदी के पानी का, कि आवाज़ सुना ही नहीं दे रहा था। तो जो विलेज व्यक्ति थे, गांव के व्यक्ति, उन्होंने कहा मैं वापस फिर आऊँगा टुमारो, वो बोलते हैं टुमारो, मैं वापस फिर आऊँगा। तो फिर वापस जब दूसरे दिन आते हैं दोस्तों 21 दिसंबर को, तो वो एक कापी और पेन लेकर आए रहते हैं। तो पेज को फाड़ कर फिर एक पत्थर में लपेट कर पेन और पेज को उस बगल फेंकते हैं नदी की उस पार। तो पोराडो उस पर लिखते हैं कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारे लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो इस घटना के बारे में वो व्यक्ति जानता था। और जो व्यक्ति था ना दोस्तों, गांव से 10-20 किलोमीटर की दूरी पे था। मतलब गांव से वो घुड़सवार कर यहाँ तक आया था। और वो जैसे इस बात की उससे पता चलती है, वो पूरा एक दिन दोस्तों जल्दी घुड़सवार कर जाता है आर्मी हेडक्वार्टर पे दोस्तों। और वहाँ पे इस बारे में वो बताता है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। तब दोस्तों वहाँ से चिली और उरुग्वे की जो सरकार होती है मदद उनके लिए भेजती है, और लगभग 3 से 4 जहाज़ उनके लिए भेजा जाता है, हेलीकॉप्टर दोस्तों उनको रेस्क्यू करने के लिए। और उनकी जान दोस्तों वास्तव में 70 दिन लगते हैं इन्हें रेस्क्यू करने में दोस्तों। सोचिए 70 दिन लग जाते हैं। और बता दें दोस्तों, इसी बीच में आपको कहेंगे कि आप 19 लोग बचे थे, तो 3 लोग कहाँ गए? तो 3 लोगों की भी मौत उसी वक्त हो गई थी दोस्तों। बीच में एक और तूफ़ानी लहर आया था, उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो लास्ट में 16 लोग बचते हैं और 16 लोगों को दोस्तों रेस्क्यू कर लिया जाता है। और यह दोस्तों इतिहास में, विश्व में बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतना कठिन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति सर्वाइव कर जाए। इस स्टोरी से दोस्तों यही हमें सीखने को मिल रहा है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, अगर हम निर्णय कर ले, ठान ले, तो किसी भी स्थिति से हम लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी वीडियो दोस्तों देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इनक्रेडिबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।